उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के ऑनलाइन बैच में आपका स्वागत है। तो आज आपकी क्लास में हिस्ट्री की क्लास नहीं होगी। पहली हिस्ट्री की क्लास और दूसरी ज्योग्राफी की होती है। आज उसकी जगह एक टेस्ट पेपर रखा गया है। 45 क्वेश्चन है, हर सेक्शन को टच किया गया है। तो इसमें करंट अफेयर, पेडागोजी, रीजनिंग, मैथ का सेक्शन, पूरा जीएस का सेक्शन है। तो बहुत ही सोच समझ के आप आंसर देंगे। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। माइनस मार्किंग है तो ध्यान रखिए किस क्वेश्चन को टच करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। पिंकी गंगवार, रितु, आशा आर्या, सूरज जी, चलो शुरुआत करते हैं अब जा। तो देखिए, शुरुआत करंट अफेयर के क्वेश्चनों से हो रही है। तो अभी हाल में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको इंडिकेट कर देता हूं, कमलेश यादव जी प्रणाम, नीला मुकेश। तो एडीबी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जापान के हैं और सामान्यतः जापान के ही बनते हैं क्योंकि एशियाई डेवलपमेंट में अधिकांश जो फंडिंग किया है वो जापान ने किया है। तो उनका नाम आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं: शक्ति नागर, मसातो कांडा, जूरियन एंड नॉन ऑफ दीज। क्या इसका आंसर हो सकता है? 20 का आंसर बता रहे हैं कमलेश यादव जी। देखिए, स्क्रीनिंग का जो पेपर होता है, जो उसका लेवल रहेगा, बिल्कुल उसी लेवल को यहाँ पर टच किया गया है। बहुत डीपली स्क्रीनिंग का पेपर नहीं होता, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है मसातो कांडा, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। मसातो कांडा, मसातो कांडा ही ये आंसर है। 2024 में स्पेन के पीएम ने अभी हाल में भारत का दौरा किया था। तो स्पेन के जो नए पीएम बने हैं जिन्होंने भारत का दौरा किया, उनका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 काव्या बिष्ट जी, क्वेश्चन नंबर 2 दीपा फरशवान का ए आंसर आ रहा है पेड्रो साचेंज। आंसर आपका ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको पेपर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिल जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि आजकल गूगल पे डालिए बोलिए 1 मिनट में आंसर आ जाता है। अभी पिछले साल एक अपर मेंस का बैच चल रहा था, एक यूपी का लड़का था, इतना बेहतरीन वो लिखता था, क्योंकि जब मैंने उसकी मेंस की कॉपी चेक की, हिस्ट्री में 160 नंबर मैंने 200 में से दिए। इतने आते नहीं, लेकिन करता क्या, क्योंकि इतना बेहतरीन वो लिखता था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी, वो अपने घर में बैठ के लिखते थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो 2 का ए कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर लेकर चलते हैं। खो खो विश्व कप 2025 में कहाँ होगा? तो भारत के 4 ज्ञान नगरों के नाम दिए गए हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की यहाँ पर बात हो रही है, तो कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 का सी आप कह रहे हैं नई दिल्ली, सोनिया जी, सोनिया। और सही आंसर है, सही आंसर है। तो ये नई दिल्ली में होना है। देखिए, अभी हाल में एक साइक्लोन जिसका नाम दाना है, अक्टूबर 2024 में वो आया था भारत में। तो भारत के किस स्टेट में आया है? देखिए, साइक्लोन सी कोस्ट पे आता है और चारों के चारों स्टेट वो हैं जो सी कोस्ट पे हैं। भारत के 9 स्टेट सी कोस्ट पे हैं, तो उनमें से 4 यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, तो दाना जो साइक्लोन आया है ये उड़ीसा में आया था। उड़ीसा, उड़ीसा। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों का आ रहा है। बस इसी तरीके से आप काम करते रहिए, सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो सबमिट हुआ है, कॉप 16, ये कहाँ पर हुआ है? ये कनाडा में हुआ है, या इंडिया के नई दिल्ली में, या चीन, या कोलंबिया, यूएसए? तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो सकता है? देखिए, करंट अफेयर में आप लोग लैग करते हैं, लेकिन आप लोगों को आदत डाल दी गई है क्योंकि बार बार आपकी टेस्ट सीरीज चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पिंकी गंगवार, बहुत ऑनेस्ट लड़की है पिंकी गंगवार, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन बिल्कुल सही सही से आंसर देना बिना किसी हेल्प के, क्योंकि यहाँ हेल्प ले सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आपको सफलता नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी इस तरीके की। तो कोलंबिया बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ब्रिक्स आप जानते भी हैं, BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो नई दिल्ली भारत, यहीं पर कजान रूस है, बीजिंग चाइना है, और पीटरबर्ग साउथ अफ्रीका।
तो आप बता सकते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। हाँ, कैलाश चौहान जी, शिवानी, प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए, क्वेश्चन का नंबर। कमलेश जी का आंसर बी आया है। सूरज आर्या, आपका भी बी आया है। क्या बात, आज तो कोई भी स्टूडेंट्स गलत कर ही नहीं रहा है, सभी सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। सार्क के वर्तमान में 8 देश हैं। सार्क आप जानते हैं, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। देखिए, इसकी स्थापना जो की थी बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान, उनके बाद जो आए जियाउर रहमान, उन्होंने की थी। तो इसमें 8वां देश कौन सा जुड़ा था? पहले इसमें 7 देश थे, 7 देश, और 8वां इसमें अफगानिस्तान जुड़ा था। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके पर्यवेक्षक जो देश हैं वो 9 है। इसका सार्क यूनिवर्सिटी जो है नई दिल्ली में है, और सार्क का जो सचिवालय वो नेपाल के काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 8, यूएनओ को फंडिंग कौन करता है, कौन नहीं करता? यानी यूएनओ को जो फंडिंग है या यूएनओ को जो का कोष, फंडिंग यानी कोष, निम्न में क्या नहीं है? यहाँ पर देखिए, यूनिसेफ दिया है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एशियाई डेवलपमेंट बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो सकता है? 8 का आंसर आप यूनिसेफ कह रहे हैं सोनिया जी, और यहीं पर जैसे कहते हैं अभी तक सही आंसर आ रहे थे, ठीक, और यहीं पर 1 विकेट आपका गिर चुका है। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत आ रहा है। चंद्रा पाठक, आपका बी आ रहा है। सूरज जी, आपका सी आ रहा है। तो ध्यान रखना है, इसको जो फंडिंग होती है वो यूनिसेफ, IMF एंड वर्ल्ड बैंक करता है, ADB नहीं करता। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब देखिए, यहाँ पर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लाए गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है राम सेतु, जो आडम्स ब्रिज है, आपने देखा होगा तमिलनाडु के नीचे की तरफ, वो कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? तो आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ से शुरू होता है? क्या इसका आंसर होगा 9? और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। तो कमलेश यादव जी इसका आंसर ए दे रहे हैं, और कमलेश जी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में जो रामेश्वरम है, तो रामेश्वरम में एक जगह का नाम है धनुषकोडी, ये यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में जो UTS हैं उनमें वुमेन लिटरेसी रेट जो है 2011 के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट कहाँ है? क्या पांडिचेरी है, दमनदीव, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? भोलेनाथ जी, प्लीज क्वेश्चन का नंबर लिखते रहिए, मेरे संज्ञान से बाहर हो जाता है। आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्लीज कॉपरेट कीजिए। लेट्स लर्न 10 का ए आप कह रहे हैं पांडिचेरी, आप सी कह रहे हैं दमनदीव, आप डी कह रहे हैं पिंकी गंगवार जी, डी आंसर कह रही हैं सूरज जी भी डी, और लक्षद्वीप आप कह रहे हैं, और लक्षद्वीप आपका आंसर 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, राइट। ये इसका 88.2% यहाँ का वुमेन लिटरेसी रेट है। ध्यान रखिए, जो सेंसस है, सेंसस प्रत्येक 10वें वर्ष होती है, लेकिन 2011 के बाद 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण सेंसस नहीं हो पाया। तो उत्तराखंड में सेंसस और अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, उत्तराखंड और भारत का आपको देखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा आप लोगों को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखिए, कौन तालिकोटा युद्ध की जानकारी देता है? तो आप जानते हैं कि तालिकोटा का जो युद्ध था ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ। इस तालिकोटा के युद्ध को हम राक्षस का युद्ध, हम इसे तांगड़ी, इसे हम बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, बनहट्टी। तो ये जो युद्ध था, इसमें एक और विजयनगर था, विजयनगर के एक शासक जिनका नाम सदाशिव राय था, और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में बट चुका था, लेकिन उसमें बरार ने भाग नहीं लिया था। तो डी इसका आंसर दे रहे हैं, डी बिल्कुल राइट आंसर। नो, निकोली कोंटे नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निकोली कोंटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था, विजयनगर आने वाला पहला यात्री है। डोमिंगो पायस ये कृष्ण देवराय के दरबार में आया है, जिस उसके शरीर के बारे में बताता है, उसकी हाइट इतनी है आदि। एडोडो बारबोसा
ये भी कृष्णदेवराय के बारे दरबार में आया, ये सती प्रथा की जानकारी देता है। सीजर फ्रेडरिक, ये 1567 में सदाशिव राय के समय आया और ये तालीकोटा युद्ध की जानकारी देता है। तो अब देखा आप लोगों ने इसका आंसर क्या होगा। और ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी यानी दंत चिकित्सक, वो कौन से लेंस का प्रयोग करता है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, जनरल साइंस में बहुत ही इजी है। तो जो गाड़ी के साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, यानी बड़े एरिया को छोटे में कवरेज करता है। लेकिन जो छोटी चीज देखी जाती है, आंख नाक कान, उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, यानी ए इसका आंसर आ रहा है। ए इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने नाम भी सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से देखिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। तो मुझे लगता है इस बार पेपर मेरे से बहुत इजी बन गया है, आगे ध्यान रखूंगा। बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। तो इसका आंसर डी आप कह रहे हैं, डी यानी CO2 एंड NH4। चलो यही आंसर है इसका, आगे लेकर चलते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? 14 का आंसर क्या हो सकता है? 14 का बी कह रहे हैं आप लोग। सभी लोगों का, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, 14 का बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आजकल हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी, क्या जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, या ओजोन लेयर, क्या पॉल्यूशन है, या ये सभी? चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी आ रहा है, सही आंसर दिया गया है। अब यहाँ उत्तराखंड के क्वेश्चन भी डाले गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने जो विश्रामालय होते थे, यानी रेस्ट हाउस होते थे, उसको हम क्या कहते थे? उसको 16 का आप बी कह रहे हैं, चट्टी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 17, चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? यहाँ चंदों की बात हो रही है, चंदों की, जिन्होंने कुमायूं में शासन किया है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 17 का बी कह रहे हैं। अब सभी लोग बी कहेंगे क्योंकि एक ने बी कहा है, और हो सकता है बी गलत हो। तो अभी बताइए, अब सोच समझ के आंसर दीजिए। नीला मुकेश, क्या अभी भी आप बी कहना चाहेंगे या कोई संशोधन करना चाहेंगे? बिंदिया रानी बताइए, कोई संशोधन करना चाह रहे हैं? कोई संशोधन करना चाह रहे हैं सोनिया जी, या बी लिखोगे आप? देखिए आपके जो इस लाइव क्लास में आंसर आ रहे हैं और आपका ब्रेक लग गया एकदम, और काव्या बिष्ट ने तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर दिया है ना, उसने सी लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना, इसी कहते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका आंसर बिल्कुल सही था। ठीक, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। तो ज्ञानचंद इसका आंसर है, ज्ञानचंद। आगे देखते हैं। चंद का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के पैरलर था, समकालीन इनमें से कौन था? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो सकता है? 18, सूरज जी गोला हो गया। 18 का आंसर ए कह रहे हैं, रुद्रचंद। देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना, कुंडी में घोट के पी गए हैं आप लोग। कोई भी आंसर आप गलत नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड राज्य में चैतू व मणिपुर कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोगों का आंसर आ रहा है ए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, इतना रेस्पॉन्स जबरदस्त आप दे रहे हैं, कहीं पेपर तो आउट नहीं था आप लोगों को।
देखिए, लेकिन पेपर मैंने अभी बनाया है, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अब सोच समझ के दीजिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो बहुत से चीनी लेखक भारत के अंदर आए थे, जैसे आपने ह्यूएनसांग का नाम सुना है, जिन्हें हम युआंगचांग भी कहते हैं। इत्सिंग भी भारत के अंदर आए हैं, इत्सिंग। और इनके आने का जो उद्देश्य था, इनके आने का उद्देश्य, फाइयान भी आए हैं, इनके आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना था। तो देखिए, अब एक बच्चे ने सी लिखा है अब सब लोगों का आंसर सी आएगा, कोई संशोधन चाहेगा? अब बी आया है रितु का। चलो, अब बहन रितु, पता नहीं आपका वास्तव में ठीक है या तुक्का लगा है। चलो, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, लेकिन देखिए एक्चुअली में क्या हुआ, जो चीनी लेखक आया है वेनसांग आया है, वेनसांग सांग, इसकी जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री है वो सीयू की नाम से है, सीयू की नाम से, सीयू की। इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट किया, कई बार पूछ लेता है, वो बिल ने किया था, बिल। सीयू की में भारत को यिंतु नाम दिया गया है, 20 का आंसर है। ये जो वेनसांग एक चीनी यात्री है, ये सबसे पहले कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में आया था। वहां से उसका मैत्री प्रस्ताव लेकर हर्ष के दरबार में आया, हर्ष के, और हर्ष के दरबार से दक्षिण भारत में एक पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उसके दरबार में गया था। ठीक है, यिंतु कहा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, यहां 4 नाम दिए गए हैं, और चारों के चारों की बात करें, चारों बौद्धिस्ट हैं। तो 21 का आंसर डी आप कह रहे हैं, सुभद्र। आनंद भी कह रहे हैं, नेगी जी। देखिए स्टूडेंट्स, आंसर इसका सुभद्र है, सुभद्र। सुभद्र बुद्ध के अंतिम शिष्य थे, और बुद्ध का इनसे विवाद भी हुआ था। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से एक है, ये भी प्रिय शिष्यों में से एक है। ये जो आनंद थे, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के अध्यक्ष आनंद बने थे, लेकिन आंसर इसका डी है। आगे, मौर्य काल में सीता किसे कहते थे? सीता से तात्पर्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 22। बहुत सोच समझ के आंसर देना है आप लोगों को। 22, भोलेनाथ, जय शिव शंकर, सी। हाँ, देखिए, जो मौर्य काल था, मौर्य काल में जो भूमि होती थी, भूमि ये 2 प्रकार की थी। एक सरकारी भूमि थी, सरकारी भूमि थी, एक निजी भूमि थी। सरकारी भूमि से जो टैक्स आता था उसे हम सीता कहते थे, सीता। यहां से जो टैक्स आता था वो भाग था, ये 1/6 था, ये 1/4 था। तो यहां से जो टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी था, उस अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती है उसे हम सीता कहते थे। देखिए, जो फिरोज तुगलक है, इसने कई वेलफेयर के काम भी किए हैं। तो उसमें एक दारुल सफा था, दारुल सफा। तो दारुल सफा ये फारसी भाषा का वर्ड है, तो ये क्या था बताइए? 23 का आंसर कैलाश चौहान जी। रितु, आप बी आंसर दे रहे हैं। हाँ, बी। तो बी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल होता था, हॉस्पिटल, 20 का आंसर है। आगे, चांदी का सिक्का एक टंका को इशू किसने किया था? यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो सकता है? सोनिया, आप इल्तुतमिश कह रहे हैं। चलो, हाँ, देखिए, ये जो इल्तुतमिश है, यही इसका आंसर है। इसने टकसाल विभाग बनाया था, टकसाल विभाग बनाया। 2 सिक्के जारी किए थे, एक चांदी का किया था, चांदी के सिक्के को टंका कहते हैं। एक तांबे का किया था, और तांबे के सिक्के को हम जीतल कहते हैं, जीतल। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध किस ग्रंथ में मिलता है? यानी यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अभी तक कई लोगों के आंसर आ चुके हैं, गंगवार, शिवानी, सोनिया। वो काव्या विष्ट को मैंने बोल दिया, वो बिल्कुल नाराज होगी मुझे लगता है। अब वो स्क्रीन पे मुझे नजर नहीं आ रही है, काव्या। तो सी इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल गायत्री मंत्र आप जानते भी होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः।
और ये गायत्री मंत्र जो है ध्यान रखना है, इसे विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है, और विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल को लिखा है। और ये गायत्री मंत्र ये सूर्य देवता को समर्पित है। तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक प्रथम का, एक ब्रिटिश शासक थे, उनका एक राजदूत आया था, उसका नाम को क्या था? अब मैं यहाँ आप आंसर दीजिए, मैं बता देना चाहूंगा। जहांगीर के दरबार में एक ब्रिटिश शासक के दरबार में आया, एक्चुअली में ब्रिटिश राजा होता था जेम्स फर्स्ट। तो जो जेम्स फर्स्ट है का राजदूत बनकर कौन आया है? ये कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, ये हॉकिंस आया था, हॉकिंस जो आया है, हॉकिंस आया था, हॉकिंस। और ध्यान रखना ये एक हेक्टर नाम जहाज से आया था। ये अकबर के नाम एक खत लाया था, लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी थी। उस समय गद्दी पर जहांगीर बैठा था। ये जहांगीर से सूरत बंदरगाह पर आया, जहांगीर से मिला। तो ये किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? यहाँ 4 मूवमेंट दिए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विक इंडिया मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 है, ये 1930 से 32 है, ये 1940 है, 40, एंड क्विक इंडिया मूवमेंट 1942। तो अरुणा आशफ अली किससे जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो सकता है? सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर, चलो मैं आपको बताना चाहूंगा। आंसर डी आप दे रहे हैं अधिकांश स्टूडेंट, ये ठीक है। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 8 अगस्त की रात को ही इस आंदोलन को कुचलने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, जिसके द्वारा कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया है। तो उस समय कई लोग ऐसे थे जो भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर आंदोलन की बागडोर संभाल ली, और उसमें अरुणा आसफ अली का नाम आता है। ठीक है, अरुणा आसफ अली, ये ध्यान रखना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था? तो अकबर ने एक ट्रांसलेट डिपार्टमेंट, अनुवाद विभाग बनाया था, अनुवाद विभाग ये बनाया था फैजी के नेतृत्व में, तो यहाँ पर जो हिंदू ग्रंथ थे, चूंकि उन्हें अकबर पढ़ नहीं सकता था, तो फारसी में ट्रांसलेट कराया। तो किसने किया था? रामायण का किसने फारसी में ट्रांसलेट किया है? किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। यही इसका आंसर है, बी इसका आंसर है, बी इसका आंसर है, बदायूनी, बी। और यहां पर एक चीज देखिए, आज मैं पहली बार देख पा रहा हूं यहां पर आप लोगों की टेस्ट सीरीज लेते समय इतना बेस्ट परफॉर्मेंस। अब ये तो आप भी जानते हैं कि सब लोग पास नहीं होते। मैं आपको डिमोरलाइज तो नहीं करूंगा, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का है। और यदि किसी का कोई 1-2 आंसर तो गलत हो ही जाता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो अबुल कादिर बदायूं, आपने एक नाम सुना होगा, मनबाटन योजना, किसका आधार बनी थी? तो ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो विविल के बाद आई, और इसने 3 जून 1947 को एक योजना पेश की थी, जिसे मनबाटन योजना कहते हैं, मनबाटन योजना। और इसी के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। यानी 14 अगस्त रात को ठीक 12 बजे पाकिस्तान बना, और उसके ठीक 1 मिनट के बाद, यानी 15 अगस्त रात को 12:01 पर भारत को आजाद किया गया। उस समय रात को पूरी दुनिया सो रही थी और भारत 200 वर्षों की नींद से जाग रहा था। ये जवाहरलाल नेहरू का लाल किले से स्पीच था। आगे देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यहाँ 4 अधिवेशन आपको दिखाए गए हैं। क्या इसका आंसर हो सकता है? मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं, आप उसके आंसर का आइडिया लगा सकते हैं।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन जब पैक्ट हुआ, ये टीपी सप्रू और जैकर की मध्यस्थता से हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में। तो हाँ, लॉर्ड इरविन ने कहा था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अभी जेल में हैं। गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। लोगों का मानना था कि गांधी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, तो लोगों में असंतोष था। तो 30 का आप भी कह रहे हैं। अब देखिए, मुझे इसी चीज का डर है। अब आपकी गलती को मैं पकड़ चुका हूं। पहले भी मैंने कोशिश की। आप में क्या है, अगर पहला किसी बच्चे ने आंसर दे दिया सी, तो सबका सी है, वो ठीक हो गया। अब एक ने, किसी ने भूल से बी कह दिया, तो अब वो सबका गलत है। बी तो आंसर नहीं है। मैंने आपको इंडिकेट भी किया है, लेकिन आपने बहुत जल्दी की। मैंने कहा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। वहां गांधी जी का युवाओं ने विरोध किया, गांधी जी को काले झंडे दिखाए, गांधी जी की कार पर बम फेंका, गांधी जी बच गए। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं। आगे देखिए, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बीजी तिलक। ये वही तिलक हैं जिन्होंने मराठा और केसरी दो पत्र निकाले थे, जिन्होंने द आर्कटिक होम पुस्तक लिखी, और इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। इन्हें भारत का बेतोज बादशाह भी कहते हैं। तो इसका कैलाश चौहान जी, आप आंसर जो दे रहे हैं ए, वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल बिल्कुल सही आंसर है। और वेलेंटाइन चिरोल ने ही आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था। देखिए, 1937 में जो मंत्रिमंडल बना था कांग्रेस का, उसने कितने माह शासन किया था? स्टूडेंट्स, 1937 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। चुनाव 11 प्रांतों में हुए थे। 11 प्रांतों में 3 प्रांत ऐसे थे जिनमें पंजाब, सिंध और बंगाल, वहां कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, लीग को सफलता मिली थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस को सफलता मिली। तो 37 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, और 1939 तक इसने काम किया था। तो इसने कितने महीने शासन किया? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र भी दिया था। त्यागपत्र देने का रीजन ये था क्योंकि उस समय वायसराय लिनलिथगो होते थे। उसने कांग्रेस मंत्रिमंडल से परामर्श लिए बिना ही भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और इमरजेंसी लगा दी। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, 22 दिसंबर 1939। तो ए आंसर कह रहे हैं। ए आंसर बिल्कुल काव्या जी ठीक है। 28 महीने इसने शासन किया था। आप देखिए, भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी स्थापना और समाप्ति की जा सकती है। यानी साधारण लैंग्वेज में अगर समझेंगे, साधारण लैंग्वेज में यदि समझा जाए, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल्स में है? क्वेश्चन नंबर 33 को आंसर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, और मैं समझता हूँ कि स्क्रीन में आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कमलेश यादव जी का आंसर ए आया है, ए। और कमलेश जी आर्टिकल सूरज जी का बी आंसर आया है, बी। चलो देखिए, ये आंसर नहीं है, इसमें स्टेट लेजिस्लेटर है, ये हो ही नहीं सकता। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, और विधान परिषद ये बी, आर्टिकल 169 इसका आंसर है। पॉलिटी, हर सेक्शन को टच करके चलना है। देखिए, एससी और एसटी, बहुत से कमीशन यहां पर हैं। जैसे आपने सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मैंने पढ़ाया भी आपको, उसका नाम सुना होगा। नेशनल वुमेन कमीशन का नाम सुना होगा, है ना? ऐसे ही ह्यूमन राइट कमीशन का नाम सुना है। वो एक भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। लेकिन एससी कमीशन और एसटी कमीशन जो हैं, ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक है। ये आप आंसर दे रहे हैं। तो पहले एक ही कमीशन एससी कमीशन होता था, लेकिन एक 89 अमेंडमेंट हुआ, 89 अमेंडमेंट 2003 जो 2004 में लागू हुआ। तो इसके लिए एससी और एसटी कमीशन दोनों अलग कर दिए गए। एससी कमीशन ये है और ये एससी है,
और ये एसटी कमीशन, ये आंसर है। आप देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, क्वेश्चन नंबर 35। क्या इसका आंसर हो सकता है? 35। इसके अलावा 10 क्वेश्चन और बचे हैं। डी। चलो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आर्टिकल 39A। यहां पर निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की निशुल्क विधिक सहायता की बात है। लोक अदालत इसी आर्टिकल में आती है। आर्टिकल 40 ये भी ठीक है, 44 यूसीसी ये भी ठीक है, आर्टिकल 48 ये गलत है। क्योंकि आर्टिकल 48 में क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें साइंटिफिक अप्रोच यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और जो दुधारू पशु हैं और बछड़ों की हत्या पर रोक लगाए। ये जो दिया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में है ना, कि राज्य जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसकी बात हो रही है, यानी राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, है ना, द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं पंचायत समिति। आपने नाम भी सुना होगा, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग कमेटियां गठित की गई थी। जैसे सबसे पहले गठित की गई थी यहाँ पर 1957 में, 57 में एक गुजरात के सीएम होते थे और उनका नाम था बलवंत राय मेहता। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 58 में दी और 2 अक्टूबर 59 को लागू हुई थी। तो इन्होंने 3 टियर व्यवस्था की थी। ये कह रहे हैं सबसे नीचे जो होगी ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत की बात की है। इसके ऊपर क्षेत्रीय पंचायत या क्षेत्रीय परिषद ब्लॉक स्तर पर होगी और सबसे ऊपर जो होगी वो जिला पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है पंचायत समिति, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं आपको इंडिकेट कर दिया गया है डी। डी आंसर आप 36 का डी कह रहे हैं। 36 क्वेश्चन है और ये आंसर बिल्कुल आपका गलत है। आप देखिए ऊपर 36 सूरज से शुरू हुए हैं, सबका डी डी आ जाए। अब 36, अब सी आया, अब सी शुरू हो गया है और सी की शुरुआत काव्या बिष्ट ने की है और ये आंसर ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? गांव, प्रत्येक गांव में गांव के वयस्क लोगों से मिलकर एक ग्राम सभा बनती है। ठीक, ग्राम सभा के सदस्यों में जब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष, तो उससे ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को ग्राम प्रधान कहते हैं। तो ग्राम प्रधान के चुनाव में हम सब लोग वोट करते हैं। तो ये क्या है? सी इसका आंसर है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? यानी आरटीआई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी और उसी दिन वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ सूचना का अधिकार। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, आज ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो 37 का आंसर एक कमलेश यादव जी का, सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अब डी शुरू हुआ है, पहले सी आया था, बी, अब डी कर दो डी, और डी इसका आंसर है 12 अक्टूबर 2005 को, यही इसका आंसर है। अब देखिए एक नाम सुना होगा आपने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिक्लेयर की थी, ये भारत के किस प्रधानमंत्री ने की थी? 1991 में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण यानी अपनी लाइसेंस पॉलिसी को लिबरल कर लेना और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। तो 38 का आप आंसर डी कह रहे हैं नीलम मुकेश जी, 38 का आंसर आप डी कह रहे हैं और सूरज आर्य जी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा 38 के समय नरसिम्हा राव 1991 में भारत के पीएम होते थे। इन्होंने ही लुक ईस्ट पॉलिसी कॉन्सेप्ट दिया था। भारत की समन्वित शिक्षा योजना का संबंध किससे है? तो समन्वित शिक्षा योजना देखिए 2009-10 में ये लागू हुई थी और ये 9th से लेकर के 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट, 12th क्लास तक के जो स्टूडेंट, उनके लिए है 39।
और 39 का आंसर आप ये सभी कह रहे हैं सूरज आर्य जी, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट होते हैं विकलांग, ये उससे संबंधित है, ये ध्यान रखना। अब पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। किस प्रकार के विद्यालय की स्थापना का संकल्प एजुकेशन पॉलिसी 1986 में किया गया था? इसका आंसर क्या हो सकता है? 1986 में कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है? क्वेश्चन नंबर 40। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। कुछ बच्चों की संख्या कम हो गई है क्योंकि वो ऊब गए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सो नवोदय विद्यालय बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों का। निधि जोशी जी, नवोदय, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ न होकर इधर दिए गए हैं। कौन सही है? और ये एजुकेशन से संबंधित है, आपके पेडागोजी से संबंधित है। पेडागोजी से संबंधित आज मैं ऑफलाइन क्लास में पिंकी क्लास में बैठी थी, मैंने पूछा भी था, कुछ आर्टिकल्स के यहाँ पर नाम दिए गए थे कि कौन सा आर्टिकल्स एजुकेशन से संबंधित है, तो इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से सही हो सकते हैं? देखिए आर्टिकल 21, हाँ ठीक है सोनिया जी, आर्टिकल 21 उसमें राइट ऑफ लिविंग की बात की गई है, ठीक है, यानी जीने का अधिकार। और 21A होता तो ये ठीक हो जाता, ये गलत है। आर्टिकल 28 ये भी गलत है, ये राइट ऑफ रिलीजन से संबंधित है, ये भी गलत है। 350A यानी यहां पर कहा गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, लैंग्वेज माइनॉरिटीज हैं, वो मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं, और ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A। तो ये इसका आंसर 3 और 4 ये ठीक हो जाता है। अब फिर देखिए यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 42, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो सकता है? सभी को पता है। चलो बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रीजनिंग के 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए। फोर्टी थ्री का आंसर क्या हो सकता है? स्वीतारिया बताइए क्या आंसर होगा 43 का? ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और ये तीनों आप ही को करने हैं। आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, एक पेपर आपका हो रहा है, और दूसरी बात यह है जो आपके जीवन का लक्ष्य था, शिक्षक बनना था, उसके अंतिम पड़ाव पर आप पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। ए आंसर सोनिया जी मैं एक बार इस क्लास में फिर कराऊंगा। देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उनके नंबर लिखने होते हैं। तो इसके नंबर ये किस पे आता है? 4, 8, ये किस पे आता है? 12, यानी यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। आई क्या है? आई 9 है, ये 13 है, ये 17 है, तो सब में 4 4 का अंतर है। एन 14 पे आता है। अब 4 जोड़ेंगे 18 आएगा, 4 जोड़ेंगे 22 आएगा। तो एन 14 पे है, ये 22 पे है, 18 पे आर आता है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। इसके बाद स्क्रीन की दूसरी क्लास चलेगी उसमें जिसमें ज्योग्राफी चल रहा है, तो आप सहयोग कीजिए, टाइम ओवर होता आ रहा है। बी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, मैं समझा देता हूं। देखिए 5 यहाँ पर क्या है? 5 + 4 = 9, ये हो गया, और 5 × 4 = 20 होता है। तो ऐसे ही 3 और 8 11 और 8 × 24, 9 चौक 36 आएगा, और 9 4 13। तो आंसर ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूं। वो कह रहा है सीता कणिका से आयु में बड़ी है, सीता बड़ी है, तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया? यहां लिखा मैंने सीता आयु में किससे बड़ी है? कणिका से, तो यहां मैंने लिखा
कनिका, कनिका बड़ी है। फिर वो कह रहा है ईला कनिका से बड़ी है। भाई ईला जो है, ईला, ईला कनिका से बड़ी है, तो मैंने यहाँ लिखा लो ईला और यहाँ पर लिखा कनिका, मैंने लिख दिया। फिर वो कह रहा है लेकिन सीता से छोटी है, ईला सीता से छोटी है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सीता, ऐसे आ गया। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। एक कोई सैंपा है, वो मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो मैंने सैंपा यहाँ लिख दिया। सैंपा ये किससे छोटी है, मानस और कणिका से, तो मैंने मानस यहाँ लिख दिया। लेकिन मानस यहाँ भी आ सकता है, छोटी है। कणिका मानस से बड़ी है, कणिका मानस से बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। सबसे छोटी कौन है, सैंपा, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, सैंपा, सैंपा। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का रहा है। अप्रैल का बहुत समय नहीं है, आप ये मत सोचिए कि अप्रैल बहुत दूर है, भी आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। हर एंगल से पेपर आ सकता है। आज का पेपर थोड़ा डाउन लेवल का बनाया गया है, क्योंकि किस किस तरीके के पेपर आ सकते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखा। लेकिन अगर पेपर इजी होता है तो मेरिट हाई जाती है, पेपर टफ होता है मेरिट डाउन आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लगे रहिए, मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।